हाय एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सेकंड तो है नहीं है, ये 29 दिसंबर का है, बट हमारा दूसरा पेपर है। रैंडमली जो मुझे समझ में आ रहा है मैं ले रहा हूँ, ऐसा सीक्वेंस या ऑर्डर के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। इससे पहले का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा आपका, और कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग सारे पेपर के साथ साथ सारे सब्जेक्ट के टोटल पेपर टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिए, मज़ा आएगा आज। देखो ईवीएस तो मैं पहले ही बताता हूँ क्योंकि बहुत आसान है, इसमें ऐसा बहुत कुछ होता नहीं है इतना, बट फिर भी मार्क्स कभी कभी कट जाते हैं। तो समझते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन, देखते हैं आज के 30 क्वेश्चन कैसे है। तो पहला क्वेश्चन है, देयर इज़ अ स्टेट इन आवर कंट्री वेयर आफ्टर फिनिशिंग देयर क्रॉप रिलेटेड वर्क द विलेजर्स सेलिब्रेट। मतलब हमारे इंडिया की, हमारा जो, एक मिनट पेन ले लेता। हमारे इंडियन सिस्टम में कभी भी आप देखेंगे ना, तो हार्वेस्टिंग के बाद में सेलिब्रेशन किया जाता है। ज़्यादातर फेस्टिवल जो है हमारे इंडिया के, वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर वहाँ के लोग उनका जो क्रॉप फिनिश कर लेते हैं, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद में क्या करते हैं, वहाँ के विलेजर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि जनरली होता है इंडिया में ऐसा, दे गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस। वो जमा होते, खाना बनाते, और खाना बजाना, नाचना, ये सब होता है। दे डू देयर स्पेशल चेरो डांस। देखो यहाँ से ही आपको समझ में आ गया होंगे कि चेरो डांस कौन से स्टेट का जो डांस फॉर्म है, तो यहीं पे आपका आंसर आ गया होगा। इन विच द पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ द ईच अदर। वहाँ के लोग क्या करते हैं, चेरो डांस परफॉर्म करते समय क्या करते हैं, सामने बैठते हैं एक दूसरे के पैर में, जोड़ी में, और अपने हाथ में होल्ड करते हैं बाम्बू की स्टिक, मतलब बाम्बू की जो लकड़ी, क्योंकि उधर के फॉरेस्ट में बाम्बू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो उसका यूटिलिटी करके उनका एक डांस परफॉर्मेंस करते हैं। तो बाम्बू की स्टिक को क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे बीट करते हैं, मतलब पटकते, उठा के, जो भी करते होंगे। द बाम्बू आर बिटन टू द ग्राउंड, विच, जो मैंने कहा अभी, बिटन टू द ग्राउंड, एंड डांस स्टेप एंड आउट ऑफ द बाम्बू स्टिक एंड डांस टू बी बीट। द स्टेट इज, तो वो कौन सा स्टेट है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वो है आपका मिज़ोरम। मिज़ोरम के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। देखो ये सब कैरेक्टरिस्टिक तो आपने देख ही ली इसके बारे में। मिज़ोरम में एक और क्वेश्चन पूछता है आपका, वो बोलता है एक जूमिंग कल्टीवेशन। जूमिंग कल्टीवेशन, जूमिंग कल्टीवेशन आपको मालूम है क्या रहता है, मैं समझाता हूँ। इसका दूसरा नाम भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ के लोग जंगल को कट करते हैं। ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया का स्टेट है, तो यहाँ के लोग जंगल को कट करेंगे। मान लो ये पूरा जंगल नॉर्थ इंडिया है पूरा, मान लेते एक बार, पूरा जंगल से भरा पड़ा है। तो वहाँ के जो ट्राइब्स है या फिर वहाँ के जो किसान है, वो क्या करेंगे, इसको जंगल को कट करेंगे, एक हिस्से को, इसको वहीं पे बर्न करेंगे, जलाएंगे, और उसकी जो ऐश निकलती, राख बोलते हैं हम लोग जनरली इसको तो उससे यहाँ की जगह, ये जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ। तो 4-5 साल खेती करेंगे, 4 से 5 साल, फिर दूसरा जंगल कट करेंगे, फिर उसको जलाएंगे वहाँ पे, फिर वहाँ 4-5 साल खेती करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इस तरह शिफ्ट करते, अपनी खेती को शिफ्ट करते आते हैं। तो इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, या फिर जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कल्टीवेशन सिर्फ मिज़ोरम में होता है ऐसा नहीं है, बट हमें जो ईवीएस का हमारा टॉपिक है, या फिर हमारा सीटीईटी जो एग्ज़ाम है, उसके हद तक आपको मिज़ोरम ही मानना है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो याद रखो इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेजड़ी ट्री। आपको मालूम है कि राजस्थान में एक ट्री पाया जाता है खेजड़ी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी, उसकी खास बातें कौन सी है, उस पर सवाल पूछा है। दिस ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। ऑब्वियसली डेजर्ट में ही पाया जाता है, दूसरी तरफ पाया नहीं जाता, डेजर्ट में पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान हमारे इंडिया में। ही डज नॉट नीड मच वाटर। अब डेजर्ट में है तो फिर वहाँ के हर जितने भी प्लांट है डेजर्ट में, तो ऑब्वियसली उनको पानी ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ आते हैं। अगर पानी ज़्यादा लगने वाला रहता तो वहाँ ग्रो होते ही नहीं हो, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये भी बराबर है कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में, खिचड़ी के बारे में। राजस्थान में डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और उसको ज़्यादा पानी नहीं लगता, ये भी सही बात है। इट्स बाग इज़ यूज टू मेक मेडिसिन एंड इट्स वुड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट।
उसकी जो बार्क होती है, छाल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी मेडिसिन बनती है, ये भी बराबर है। और ये जो वुड होता है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको इंसेक्ट नहीं लगते, मतलब कीड़ा नहीं लगता हमारी आम भाषा में। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से बराबर है। इट्स ट्रंक कैन स्टोर वाटर, द पीपल यूज़ थिन पाइप टू ड्रिंक इट। देखो ये उसके जो ट्रंक है उसमें कोई पानी होता नहीं, ये डेजर्ट ओक की बात है। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये डेजर्ट ओक की बात है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये यहाँ की कहानी है नहीं, ये खिचड़ी से रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। डेजर्ट ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसमें वहाँ के लोग, उसमें ट्रंक में उसके पानी स्टोर होता है, जो लोग पाइप डालकर निकाल लेते हैं उसको। तो ये वहाँ की कहानी है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अ शैडी ट्री। ये शैडी नहीं है, शैडी है, मतलब उसकी परछाई होती है, मतलब इसकी छाया होती है। यहाँ पर नोट बोला है इसने, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ए बी सी तीनों ऑप्शन इसके बराबर है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका पहला। थोड़ा बता देता मैं आपको इसके बारे में, देख लो इसको, थोड़ा तो दिमाग में रह जाएगा थोड़ा। इसको बोलते हैं खिचड़ी ट्री। देखो इसकी परछाई है कि नहीं, इसकी यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, ये देखो परछाई इधर नीचे परछाई होती है इसकी। एक ही प्लांट है राजस्थान में जिसके उसके पत्ते होते हैं, उसकी टहनियाँ होती है, जो छाया देता, सावली देता, उसकी शैडो होती है, ठीक है। और ये खिचड़ी ट्री है, इसकी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही है, इसलिए वो क्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, राजस्थान के लोग इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ थ्री पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो आपको 3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं यहाँ से, 3। जो नीचे देखिए उसमें से पहला है वैक्स, हाँ ये पेट्रोलियम है। कोल टार, देखो इसकी कोल टार है, ये एक्चुअल में ये कोल से बनता, कोयले से, ये कोल से बनता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हाँ ग्रीस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ग्रीस, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद में पेंट, प्लास्टिक और रेयन, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये भी है, बट रेयन नहीं है। रेयन है ना, तो जो वुड का पल्प है, वुड का जो पल्प होता है, पल्प उससे बनाया गया फाइबर होता है, फाइबर, धागा, ठीक है, याद रखो। रेयन ये कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, जैसे पॉलीथिलीन होता है वैसे। एलपीजी हाँ है, कोल टार ये फिर से आया, एथेनॉल हाँ है, सॉरी इथेनॉल भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया। केरोसिन, डीजल और मीथेन, एक मिनट, मीथेन तो नहीं निकलता उससे, एक बार फिर से देख लेते। देखो यहाँ से मीथेन तो बिल्कुल नहीं निकलता, और इथेनॉल जो है तो ये निकलता आपके प्लांट से, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, 100% ये नहीं है। रेयन भी नहीं है, ये भी वुड से निकलता। कोल टार पेट्रोलियम, एक्चुअल में कोल टार, ओके, कोल टार ये बराबर है, कोल असल में कोल नहीं निकलता पर कोल टार निकलता, मैं समझाता हूँ आपको। तो ऑप्शन राइट ये वाला है फर्स्ट, समझते हैं थोड़ा। देखो क्या होता है, हम लोग इसको गौर से देखो, हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल लेके आते हैं, कच्चा तेल हमारे पास बहुत कम निकलता, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं, रिफाइनरी एक टाकी होती है, इसमें से जमा कर देते, उसको आग लगाते, नीचे से आग लगाते, तो फिर क्या होता है, उसमें से लेयर में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। सबसे ऊपर जमा होती है गैस, है ना, गैस होती है, तो ये गैस को हम बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, एलपीजी जो हमारे घर में यूज़ होता, ठीक है, यहीं से निकलती है जो आप घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद में गैसोलीन, ये पेट्रोल का दूसरा नाम है गैसोलीन ना, ये पेट्रोल सबसे ऊपर की लेयर पे चालू होता पेट्रोल यहाँ से, ठीक है, गैसोलीन उसका दूसरा नाम है। नेपथेन उसके नीचे वाला, फिर केरोसिन आता, आपका डीजल निकलेगा, ऑयल निकलेगा, और लास्ट में जो रेसिड्यू होता है,
थोड़ा कलर चेंज करके बताता आपको। जो रेसिड्यू होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लास्ट में कोल टार बच जाता है। लास्ट में ये जो लास्ट है ना, यहाँ पे कोल टार बच जाता, तो ये कोल टार है इसमें। एक्चुअली कोल से कंफ्यूज हो रहा था मैं, कोल टार ये पेट्रोलियम है, ठीक है। ये सब याद रखो, ये रिफाइनरी में इस तरह होते। एलपीजी पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है एलपीजी क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ ज़मीन, इसके अंदर से गैस निकाली जाती है, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है ना, या फिर नेचुरल कंप्रेस गैस, सीएनजी बोलते हैं जिसको, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, अभी व्हीकल आ रहे सीएनजी के, तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन 1 नंबर है। डायरेक्शन पे क्वेश्चन है, एन एडवोकेट इज लोकेटेड एक्स एंड द कोर्ट इज लोकेटेड एट वाई, देयर इज अ नो स्ट्रेट रोड फ्रॉम द एडवोकेट्स हाउस टू कोर्ट, सो द एडवोकेट फर्स्ट गो टू ए विच इज़ 100 मीटर ड्यू टू ईस्ट। इसको समझते थोड़ा, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके साथ साथ डायग्राम करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगी आपको। देखो यहाँ पर जब भी डायरेक्शन पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप ऑफलाइन दे रहे हैं या ऑनलाइन, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में या सामने होगा, तो याद रखना आपके सामने स्क्रीन होगी या ऐसा क्वेश्चन पेपर पड़ा होगा, तो हमेशा उसकी ऊपर वाली साइड नॉर्थ होता है और जो नीचे की साइड है वो साउथ होता है। आप कोई भी डायरेक्शन में बैठे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपके हाथ में होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। आपका जो ये वाली साइड रहेंगी, जो आपका दाया हाथ है, वहाँ पे वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन रहेंगी आपकी, और ये रहेंगी ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, इधर से सूरज निकलता है, वैसा सीधा हाथ ईस्ट की तरफ, ऐसा मान लिया करना, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको पूछेगा कि लेफ़्ट हुआ तो लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट की कन्फ्यूजन भी दूर करता मैं आपकी, लेफ़्ट और राइट। अगर आपको बोलेगा कि राइट गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का, क्लॉकवाइज इस तरह, और आपको बोलेगा लेफ़्ट तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना इसको, इस तरह डायरेक्शन याद रखना। और ये इसके अलावा भी और डायरेक्शन होती है 4, ये वाली, इसको बोलते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट और इसको साउथ ईस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है। मैं पूरा लेक्चर लूँगा डायरेक्शन पे, आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेक्चर अटेंड करना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है सामने आपके, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। तो कहानी क्या है, एक एडवोकेट है जिसको जाना है कोर्ट, जो एडवोकेट है वो एक्स जगह पर है और जो कोर्ट है वो वाई पे है ना, तो उनके बीच में कोई सीधा रास्ता नहीं है, उनको जाना है घूम फिर के, तो कैसे जाएंगे। सो एडवोकेट फर्स्ट गो ए, एडवोकेट एक्स पे है, वो जाएगा ए किधर, ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट किधर आती है, सीधी साइड, इधर गई ए के पास, कितना मीटर गया 100, ठीक है। वहाँ जाने के बाद में देन बी, फिर वो बी के पास गया विच इज़ 100 मीटर ड्यू साउथ, सॉरी 500 मीटर, 500 मीटर साउथ बी, तो यहाँ पे बी है और ये कितना है 500, ठीक है, साउथ ऑफ ए। देन सी की तरफ गया विच इज़ 50 मीटर वेस्ट, तो 50 मीटर वेस्ट है, इसे भी 50, ये यहाँ पर है सी, ये कितना है 50 मीटर। फाइनली ही रीच कोर्ट एट वाई, अब वो कोर्ट की तरफ पहुँच गया और वो है 60 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो मतलब 60 मीटर मतलब यहाँ से इतना, तो ये 60 हो गया नॉर्थ, तो यहाँ पर है आपका वाई, ठीक है। विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन ऑफ एडवोकेट हाउस इज, तो जो एडवोकेट का कलर चेंज कर लेते, तो देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा, तो उसने कोर्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, कोर्ट के रिस्पेक्ट में, अगर इसको गौर से देखेंगे तो कोर्ट के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वहाँ पर प्लस का साइन मार देना ऐसा। अब कोर्ट के रिस्पेक्ट में उसका घर कौन सी डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन में, और ये कौन सी है, ये होगी नॉर्थ और ये होगी इधर की वेस्ट, तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, तो आपका राइट आंसर करेंगे नॉर्थ वेस्ट, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये मैथमेटिक्स का है, ये मैथमेटिक्स के टीचर आपको सॉल्व करके बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर प्रोजेक्टेड मिशन टू क्लीन गंगा वाटर। तो कौन सा प्रोजेक्ट है नीचे दे गया जो गंगा को क्लीन करने वाला है, तो वो है आपका एक गंगा एक्शन प्लान, ये वाला 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट या राजीव गांधी पीएम थे तब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तब से अभी तक गंगा की सफाई चल रही है, अभी तक गंगा क्लीन नहीं हुई। तो सोच लो आप लोग कितने इफेक्टिव काम करते हैं हमारे मंत्री लोग। आगे बढ़ते हैं। Select from the following group of food. The group contain all item which is are rich source of protein. तो प्रोटीन का कौन सा रिच सोर्स है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो एग्स, हाँ प्रोटीन होता है इसमें। पल्सेस, हाँ होता है। फिश में भी होता है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद में आलमंड में होता है, बराबर है, आलमंड में होता है, बट मेज़ में नहीं होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये गलत हो गया। हाँ मिल्क में होता है। ऑरेंज, इसमें प्रोटीन नहीं होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं ज़्यादातर, सिट्रिक एसिड, ठीक है। बटर तो ये कार्बोहाइड्रेट से भर के पड़ा है। एग्स में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कर्ड, मिल्क, राइस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। थोड़ा समझा देता मैं। देखो प्रोटीन के लिए आपको क्लियर ऑप्शन ऐसे मतलब राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये वाला। तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है मैं बता देता। सबसे इंपॉर्टेंट है पल्सेस। जो एग होता है ना हमारा अंडा, तो उसका जो ऊपर का सफ़ेद होता है, सफ़ेद कलर का, तो वो मतलब मान लेते ये आपका अंडा है और अंडे के बीच में ये येलो विश है, येलो और ये वाइट। तो ये वाइट है ना, ये प्रोटीन से भरपूर है, ठीक है। और ये जो येलो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें, ठीक है। जो फैटी लोग हैं उसने इसको अवॉइड करना और जो पतले लोग हैं उसने इसको दोनों खा लेना। तो ये प्रोटीन के सोर्स हो गए क्या, पल्सेस हो गया, एग्स हो गया, नट्स हो गए, नट्स। उसके बाद में फिश। तो ये सब रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटीन है। उसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट के भी बहुत सारे सोर्स हैं। खैर मैं डिटेल लेक्चर लूँगा तब समझा दूंगा इसमें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। Select from the following pair comprising one state and one union territory of our country. Select the from the following pair comprising one state and one union territory of our country. तो कौन सा स्टेट है जहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है और एक हमारा स्टेट है ना। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है और पौंडीचेरी ये यूटी है, यूटी यूनियन टेरिटरी, तो ये बराबर है। जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान निकोबार ये दोनों ही यूटी है, ये भी यूटी है और ये भी यूटी है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेट हो गया एक, जो कि राइट आंसर है, ये गलत हो गया। उसके बाद में मिजोरम और झारखंड ये दोनों स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। बिहार भी स्टेट है और नागालैंड भी स्टेट है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। हमारी यूटी टोटल कितने हैं, 8 यूटी 8 है ना। अभी जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है। उसके बाद में आपका आता चंडीगढ़, चंडीगढ़ कितने हो गए, 1 2 3, 4 नंबर पे आता दिल्ली, 5 पे दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ठीक है। उसके बाद में दमन दीव, ये सब मिला के एक यूटी है। लेक्चर लूँगा मैप रीडिंग का तब देख लेना, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गया। उसके बाद में पुदुचेरी, ठीक है, 6, लक्षद्वीप 7 और अंडमान निकोबार, ऐसे 8 यूटी है हमारे देश में और 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। याद रखो, कभी भी सवाल पूछते रहता है इस पर, फेवरेट टॉपिक है इनका। आगे बढ़ते हैं। Select from the following group of state having coast on Bay of Bengal. तो बे ऑफ बंगाल पर किसकी कोस्ट है वो देखना है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल पे किसकी कोस्ट है, तो आंध्र प्रदेश की है, हाँ है ना, आंध्र प्रदेश की है। उड़ीसा है, हाँ। तमिलनाडु भी है, पहले ही ऑप्शन राइट। वेस्ट बंगाल आता, उड़ीसा आता, पर कर्नाटका नहीं आता, कर्नाटका बे ऑफ बंगाल में नहीं आता, अरेबियन सी में आता। वेस्ट बंगाल आएगा, तमिलनाडु आएगा, पर गुजरात नहीं आएगा,
यहाँ पर क्या नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है। थोड़ा समझा देता, कुछ समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इस पर एक। देखो ये हमारा भारत का नक्शा है, देख लो एक बार। ठीक है, ये सामने आपके। तो देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये अरेबियन सी है, ये वाला अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये वाला। तो ये वाली कोस्ट पे क्या था पहले, गुजरात है ना, इसको बोलते हैं हम लोग जी, गुजरात। और ये क्या है, महाराष्ट्र का एम। फिर यह गोवा है, जी एम जी। और ये कर्नाटका के, और नीचे क्या है, केरला, ये केरला। तो क्या है, जी एम जी के है ना, जी एम जी के हो जाता है इधर, याद रखने के लिए। इधर गौर से देखेंगे तो देखो यहाँ पे बंगाल है, बंगाल का बी है ना, फिर उड़ीसा का ओ, फिर तेलंगाना सॉरी आंध्र प्रदेश का ए, और तमिलनाडु का टी। तो क्या तो होगा, बोट। इधर बोट तैयार होता है, बोट, याद रखो। ठीक है, ये यहाँ पे पौंडीचेरी है, छोटा सा, जो पूछ तक अरेबियन सी की कोस्ट पे। और ये दमन दीव, दादरा नगर हवेली है यहाँ पर। ठीक है, ये छोटे छोटे चिल्लर। आगे बढ़ते, थ्री नेबर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 स्टेट कौन से हैं, समझ। अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा, मैप रीडिंग पे पेपर लेना ही पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के, एमपी के, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ यस, महाराष्ट्र यस, गुजरात हाँ आता, राजस्थान भी आता, बिहार ओहो बिहार नहीं आता, बिहार नहीं आता, उत्तर प्रदेश आता, राजस्थान भी आ जाता, झारखंड भी आ जाता, झारखंड नहीं आता। मैप देखना पड़ेगा। गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये तो नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, ये तो उड़ गया, उड़ीसा भी उड़ गया। उत्तर प्रदेश तो पक्का है, छत्तीसगढ़ भी है, महाराष्ट्र तो ऑब्वियसली है, पहला ऑप्शन बराबर है। यहाँ पर बिहार नहीं आएगा, बिहार। और ये वाले ऑप्शन में क्या नहीं आना है, झारखंड नहीं आना है। और ये वाले ऑप्शन में वेस्ट बंगाल नहीं आना है। फिर भी इंडिया का मैप देख लेंगे, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, कुछ बिगड़ता नहीं अपना। देखो ये आपका मध्य प्रदेश। तो देखो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र तो ऑब्वियसली है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड नहीं है। देखो यहाँ पर झारखंड नहीं है, ना ही उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल तो बहुत दूर हो गया। तो कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश भी है, देखो बिहार भी नहीं है, डायरेक्ट छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। तो इतने सारे, मैप रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। 1 से 2 क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन इसमें हो गए, अभी तक 3 हो गए मेरे हिसाब से मैप रीडिंग पे। बहुत अच्छा लेक्चर लेंगे हम इस पर, आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज बाय मॉस्किटो। तो मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी पूछ रहा है। तो मच्छर से होने वाली बीमारियां यहाँ पर देखो, निमोनिया मच्छर से नहीं होती। निमोनिया जब आपको सर्दी हो जाती, आपके लंग्स में कफ जम जाता, तब उसको बोलते हैं निमोनिया। तो ये नहीं मच्छर से होने वाला। हाँ, डेंगू होता है, मीसल्स ये भी नहीं होता, मलेरिया होता। ठीक है, डेंगू होता और मलेरिया होता। मलेरिया होता एनाफिलिस, फीमेल मॉस्किटो से, एनाफिलिस, ये एनाफिलिस, इसकी स्पेलिंग चूक जाएंगी। और ये होता आपका डेंगू होता इजिप्टी, ऐसे कुछ नाम है। तो ये मच्छरनी से होता है और ये मच्छरनी से। याद रखो, मच्छर नहीं काटा करती हमें, इंसानों को मच्छर कभी नहीं काटते। क्यों? क्योंकि अंडे देने के लिए उनको ह्यूमन ब्लड चाहिए रहता है। तो इसलिए मच्छरनी ही काटा करती है हमेशा। तो जितने भी बीमारियां देखेंगे आप, सिर्फ मच्छरनियों के काटने की वजह से होती है। मच्छर बेचारे बेकसूर रहते, जो मारे जाते सिर्फ। तो यहाँ पर कौन सा है, एक आपका डेंगू हो गया और एक हो गया मलेरिया। तो ए और बी और डी, बी और डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो इकोसिस्टम में आपको समझा देता, पहले समझ लो, फिर बाद में उसको देखेंगे क्वेश्चन। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देखो, इकोसिस्टम में क्या रहता है, नॉन लिविंग
जिनको जान नहीं है वो लोग नॉन लिविंग भी रहते हैं और प्लस लिविंग बीइंग भी रहते हैं। इन दोनों का को एग्जिस्ट रहता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रहते हैं। तो जनरली इकोसिस्टम का मैप जो बनाया था, देखो यहाँ पर हमको चाहिए लाइफ के लिए ऐसी जगह जहाँ पर लैंड हो, ज़मीन हो, क्या हो, लैंड, और जहाँ पर पानी हो और जहाँ पर हवा हो, तो ऐसी जगह को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये ऐसी जगह कहाँ आती है अभी, ये वाली जगह। तो ये यहाँ है ना, यहाँ तीनों है, जहाँ ये तीनों जगह रहेंगी वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी। क्या लाइफ, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी। और जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए, ज़मीन है ना, यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी एयर हो जाएगा, एयर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लैंड या सॉइल, ठीक है, और ये होगा आपका वाटर, पानी। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए रही थी लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। इसलिए दुनिया के सारे लोगों को उठाकर देख लो, एक तो नदी किनारे बसे पड़े हैं या फिर समुद्र के किनारे बसे पड़े। तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वो जगह। तो यहाँ पर देखो आप, पानी, मिट्टी है ना, ये भी मिट्टी, इधर से पानी है और हवा भी है। इसलिए देखो आप यहाँ पर आपको जान दिख रही होंगी, सारे प्लांट्स देख लो, यहाँ पर ये एनिमल्स देख लो, ये मछलियाँ देख लो, सारी चीज़ें सब देख लो, ये सब तीनों एग्जिस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, ठीक है। आते क्वेश्चन पे तो क्या रहेंगे राइट आंसर, दोनों ही। या ओनली लिविंग, गलत, ओनली फिजिकल फैक्टर, बिल्कुल गलत। बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपको अभी मैंने गिनाया, एयर होना चाहिए, वाटर, ठीक है, उसके बाद में सॉइल और एक सन भी चाहिए प्लस, उसके बगैर तो कुछ नहीं होता, ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चूज करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड डांस। ये डांस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है, समझते। देखो कर्नाटक में यक्षगान बोल के डांस किया जाता, कथक नहीं, कथक ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे यक्षगान बोल के डांस है उनका, यक्षगान, ठीक है, यक्षगान। कथक यूपी में हो जाता, यूपी में कथक यूपी में होता। तमिलनाडु में लावनी नहीं होती, तमिलनाडु में होता भरतनाट्यम। तो ये तमिलनाडु में कौन था, भरतनाट्यम, ठीक है। लावनी का होती, फिर लावनी महाराष्ट्र में होती है हमारे, लावनी। आसाम में होती है बिहू। आसाम में कौन सी होती है, आसाम में बिहू डांस होता है, बिहू फेस्टिवल भी है और डांस भी है। और ये बुइया जो रहता ना, ये अरुणाचल प्रदेश में होता, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे क्या होता, बड़ा ना मुश्किल नाम है, बुइया, ठीक है। मतलब ये तीनों गलत है, सही क्या है आपका, आंध्र प्रदेश में होता कुचिपुड़ी, ये राइट आंसर है, ठीक है। बाकी नोट कर लो, पूछता एग्जाम में, याद रहेंगे आपके, है ना। कर्नाटका में यक्षगान होता, यूपी में कथक होता है और केरला में कथकली होता है, केरला में कथकली, केरला में। बाकी यूपी में कथक, केरला में कथकली, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, महाराष्ट्र में लावनी, आसाम में बिहू, अरुणाचल प्रदेश में भुइया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन से है देखना है हमें। पहले ग्रीन हाउस गैसेस समझ लेते हैं किसको बोलते हैं, तो फिर बात आगे गाड़ी बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ग्रीन हाउस गैस क्या रहता है, थोड़ी समझते हैं कंसेप्ट क्या है तो, ओके। ग्रीन हाउस की कंसेप्ट समझाता मैं आपको। किसान क्या करते हैं, एक शेड बनाते खेती करने के लिए, ऐसा कांच का, ग्लास का शेड बनाते खेती करने के लिए। तो ये जो ग्लास का बना हुआ था, ग्लास का शेड बना हुआ रहता है इस तरह, यहाँ पर खेती करते।
यहाँ पे खेती करेंगे इसे, ठीक है। तो किसान क्या करते हैं खेती करने के लिए। अब यहाँ पर सूरज क्या करता है, अपनी रोशनी बिखेरता है इधर, गर्मी। तो जितनी हीट अंदर जाती, जितनी जाती ना, उसमें से बहुत सारी अंदर ही रह जाती है। ये ग्लास पूरी सबको सब वापस नहीं जाने देता। मान लो 100% नीचे आती, पेन कलर चेंज कर लेते पहले। मान लो 100% आती अंदर, तो वहाँ पर 70% ही जाती, 30% है ना अंदर एब्जॉर्ब कर लेता ये ग्लास, ये जो ग्रीन हाउस का ग्लास है ना, एब्जॉर्ब कर लेता। इसलिए इसके अंदर का जो क्लाइमेट रहता है वो वार्म हो जाता, वार्म है ना, वार्म और ह्यूमिड होता, जो कि ये पौधों के लिए अच्छा होता। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का काम क्या रहता है, जितनी भी सूरज की रोशनी आ रही, एनर्जी आ रही, उसमें से कुछ हिस्सा रोक कर रखना, वहाँ पर स्टोर करके रखना, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है, कौन कौन सी गैसेस है, पहले तो सबसे पहले देखते हैं CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ना। उसके बाद में आता मीथेन। उसके बाद में आता नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में ओजोन, O3, ओजोन। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या करते हैं, सूरज जितनी भी एनर्जी आती नीचे, तो बहुत सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी वापस जाती है। यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लो 100% अगर यहाँ पे आ रही, तो वापस सिर्फ 65% ही जा पाती। तो जो 35% है ना, वो ग्रीन हाउसेस गैसेस रोक के रखते हैं। इसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो वार्म होता है ना, यहाँ पे थोड़ा वार्म हो जाता है, गर्म होता है, गर्म। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो रात में हमारी अर्थ पूरी जमकर बर्फ़ बन चुकी होती। पर ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, बहुत सारी गर्मी को रोक के रखते ना, तो रात में हमारे पास उतनी ठंडी नहीं होती। अगर मान लेते अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते, तो हमारी ये जो अर्थ है ना, वो पूरी बर्फ़, रात में पूरी बर्फ़ बन चुकी होती, और पूरी जो लाइफ है एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो ये गैसेस जो है ना, ये वाले गैसेस, तो ये इसकी तरह काम करते हैं, ये ग्रीन हाउस के, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब हो रहा क्या प्रॉब्लम, ये ग्रीन हाउसेस गैसेस है ना, बढ़ते चल रही धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारी इंडस्ट्री से धुआं बाहर निकाल रहे, खेत जला ले रहे, मोटरसाइकिल चला ले रहे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस है ना, यहाँ पे बढ़ जा रही है। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन का जो प्रोग्राम है, वो बढ़ते चल रहा है धीरे धीरे। मतलब अब हमारी अर्थ पे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस तो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, वो बढ़ रहा है। तो करीब 2 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है, जो कि बहुत नुकसानदायक है। अगर ऐसे रहा ना, तो आने वाले टाइम में आपको अनगिनत प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं। अनगिनत बोले तो लाइफ को थ्रेट हो सकता है इसकी वजह से। अभी से प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा लेक्चर ग्रीन हाउस गैसेस पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस है, तो अब यहाँ पर CO2, वहाँ पर क्या दिया ऑप्शन, CO2 है, हाँ है ना। ये मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बराबर है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये O3 ओजोन, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पर CO2 है बराबर, CO2 है, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं है, ये नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नहीं है, ये गलत है, ये वाला है राइट ऑप्शन। और ये मीथेन है, मीथेन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है, सिर्फ 2 नंबर का ऑप्शन नहीं है इसमें से, तो 2 नंबर का राइट आंसर है, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट साइन इन 1987 टू कंट्रोल डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज नोन एज, है ना। तो उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनते, समझा देता आपको मैप से। कहाँ चला गया, यहाँ समझते। देखो यहाँ पर इसमें एक और इमेज है शायद। देखो हमारी अर्थ में ना, अर्थ में स्ट्रेटोस्फेयर में है ना, और ये नीचे ट्रोपोस्फेयर है, ये जो नीचे की लेयर है यहाँ से इधर की, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, नीचे की इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। और ये ऊपर की जो स्ट्रेल है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर,
स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर में ये जो दिख रही है आपको लेयर, ये वाली, इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर हमारी जो सूरज की जो रोशनी आती है तो उसमें अलग अलग तरह की रेज होती है, और एक सबसे खतरनाक होती है जो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे तो जैसी वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आती ओजोन के पास, ओजोन इसको एब्जॉर्ब कर लेता, अर्थ तक आने नहीं देता, यहीं पे रोक के रखता। अगर ये मान लो अर्थ पे आ गई ना तो हमारी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस ख़त्म होगा, एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है प्लांट्स वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोगों का भी कोई सच्चा नहीं है। तो ये क्या हो रहा था, ये जो यहाँ से ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर लेती तो ये नीचे तक जा नहीं पाती। ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये यहीं पे ओजोन ख़त्म कर देता, इसको एब्जॉर्ब कर लेता। अब हो रहा क्या, हम लोग ज़मीन पे यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इसमें से हम एक गैस निकालते हैं, उसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन, ये क्लोरीन गैस क्या करता, जाके ये ओजोन लेयर को ख़त्म कर देता। मान लो ओजोन के 3 ऑक्सीजन होते हैं ना, O3, तो क्लोरीन एक सी आता और इनको डिस्ट्रॉय करता, फिर इधर जाता, फिर इधर के ओजोन को डिस्ट्रॉय करता। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एक क्लोरीन का एटम ओजोन लेयर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते चलता। तो अब हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहचान लिया था कि ये जो ओजोन लेयर है ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग क्लोरीन का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो पूरे देश इकट्ठा हुए, कहाँ हुए, कनाडा में। कनाडा में कब, 1987 में। और उस दिन यहाँ पर कनाडा के एक शहर में हुए, उसका नाम था मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल में सबने तय करे कि आप क्लोरीन का यूज़ धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। तो वो जो प्रोटोकॉल बना था उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन सा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? पेरिस एग्रीमेंट, इन्वायरमेंट, ये सारे एग्रीमेंट किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है। एक्सप्लेन करने जाऊँगा ना पूरी रात इधर ही हो जाएगी, ईवीएस रह जाएगा और हम लोग इन्वायरमेंट पर डिस्कस करने लग जाएंगे। आगे बढ़ते। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ईवीएस विल हेल्प अ टीचर टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए हेल्प करती है टीचर को? तो पहला है नो इंटेलिजेंस क्वोशंट ऑफ लर्नर्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट से इंटेलिजेंट क्वोशंट देखने का क्या मतलब है? गलत है। असेस द प्रॉब्लम फेस बाय द लर्नर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, बराबर। हम लोग प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कोई इंटेलिजेंस चेक नहीं करते बैठते बच्चों का। तो ये वाला ऑप्शन बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम जा रही पढ़ाई में, लर्निंग में क्या प्रॉब्लम जा रही है, उसको ढूंढने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट को लिया करते। असेस द पेस ऑफ लर्नर ऑफ स्टूडेंट, उसका पेस से क्या लेना देना पड़ा, हमको प्रॉब्लम चाहिए, डायग्नोस करना है कि क्यों लर्निंग नहीं हो रही। वो पेस वेस से कोई लेना देना नहीं है हमारा, हमारे को लर्निंग नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है वो ढूंढना है। तो वो ढूंढने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ली जाती है, ठीक है, पेस और इंटेलेक्चुअल चेक करने के लिए नहीं ली जाती। नो हाउ वेल लर्नर इज़ लाइकली टू डू इन ईवीएस, हाँ कितना अच्छा कर पा रहा है या कितना अच्छा नहीं कर पा रहा वो जानने के लिए किया जाता। ये बात सही है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया बी और सी, डी, बी और डी, सॉरी बी और डी, बी और डी आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या इंक्लूड्स होता है? पहला, गिव फीडबैक टू टीचर रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। यस, फॉर्मेटिव असेसमेंट से हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस कब? टीचिंग लर्निंग के ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम क्या करते, देखते कि जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो हासिल हुए या नहीं हुए, जो चीज़ हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे वो बच्चों ने पढ़े या नहीं पढ़े, क्या प्रॉब्लम थी, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो वो देखने के लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। ऑनगोइंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम देखते हैं कि जो हम पढ़ाना चाह रहे थे बच्चों ने वो पढ़े या नहीं पढ़े, उसके लिए जो असेसमेंट किया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो पहला है गिविंग फीडबैक टू टीचर रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। यस, टीचर को भी फीडबैक मिलता है, जो मैंने पढ़ाया बच्चों को
समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो टीचर अपने जो टीचिंग मेथड्स है उसमें क्या करेगा, चेंज करेगा, या फिर बच्चे ने सही से नहीं पढ़ा तो उसको सही से पढ़ने में मदद करेगा, अपने तरीके चेंज करेगा। तो उसके लिए उसको क्या मिलता, फीडबैक मिलता टीचर को, किस लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही से होने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज इन टीचिंग, हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिफिशियंसीज ऑफ इन टीचिंग। हाँ, अगर कुछ कम पना रहा टीचिंग में, कुछ कमी रही, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी कम होता है यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट में। मतलब टीचर ने कुछ कमी रहेगी, कुछ कमी है, वो भी क्या होता है, इससे आइडेंटिफाई होता है, ये भी बराबर है। प्रिपरेशन ऑफ मंथली रिपोर्ट्स कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट, ये भी समझ में आता है, स्टूडेंट का लर्निंग गैप भी समझ में आता है, ये भी बराबर। सिर्फ ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ABC हो गया, ABD ये वाला ऑप्शन सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not non-projected teaching aids? Non-projected teaching aids कौन सी नहीं, उसमें चार्ट नहीं है, स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है और एपिसोड है, सिर्फ चार्ट नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, मिस्टर रोहन ऑर्गेनाइज रोल प्ले ऑन द टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस रोल प्ले बाय रोहन इन हिज क्लास। तो रोहन एक टीचर है, उसने क्या किया, अपनी क्लास में एक रोल प्ले ऑर्गेनाइज किया, और वो किसके सिलसिले में था, वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के सिलसिले में रोल प्ले था। तो रोहन का करने का ऐसा मतलब क्या था, उन्हें क्यों करना चाहा ऐसा। ही वॉन्टेड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट ऑन द नीड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन, बराबर। तो बच्चों को सेंसिटाइज करना चाह रहा था, जब भी वो पानी का वापर करेंगे, जो उनकी ज़रूरत है, जो कंज्यूम करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो ऐसा इस्तेमाल करो ताकि वो कंजर्व हो और आने वाली जनरेशन को भी उसका इस्तेमाल करना है। मतलब अभी ख़त्म नहीं करना है हमको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, पानी का इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो बचा रहे आगे आने वाली नस्लों के लिए। तो ये 100% बराबर आंसर है। दूसरा, ही वांटेड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट टू अबाउट लैक ऑफ अवेयरनेस इन सिस्टम रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसके कंपेयर में, क्योंकि ये क्या बोल रहा हो, लैक ऑफ अवेयरनेस, पर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सेंसिटाइज है, खुद सेंसिटाइज है। ही वॉन्टेड टू राइज कॉन्फिडेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट। देखो ये कॉन्फिडेंट लेवल, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट स्टूडेंट व्यूज़ ऑन वाटर कंजर्वेशन टू गाइडेड देम करेक्टली। यहाँ पे जब उनको सेंसिटाइज कर ही दे रहा वाटर कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझा ही दे रहा, तो फिर ये सब चीज़ें इन्फेरियर हो जाते हैं, कुछ काम की नहीं होती। आपका राइट आंसर सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम ऑफ EVS इज फ्रेम विथ। तो करिकुलम किसके साथ फ्रेम किया जाना चाहिए। पहला है कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर, लर्नर का जो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव है वो दिखाना जाना चाहिए, ठीक है, एक चीज़ हो सकती है। दूसरा, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव देखना चाहिए लर्नर का। रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर, और चौथा सोशियो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। उसका सोशियो कल्चर देखना पड़ेगा, उसका पूरा कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके ही करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए, उसका फ्रेम बनना चाहिए। ये सब नैरो चीज़ हो जाती है अगर आप ये सब करेंगे, सोशल और उसका सोशियो कंस्ट्रक्टिव, मतलब सोशियो कल्चरल अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे बच्चे का, उसका प्रोस्पेक्टिव देखेंगे, उसका कंटेक्स्ट देखेंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी आ जाएंगी सारी की सारी। तो ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड बाय टीचर व्हाइल ट्रांजेक्टिंग EVS थीम इन द क्लास। कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए टीचर ने जब वो थीम से डील करेगा। पहला क्या है, डिस्करेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए डिस्करेज करना, ये तो स्टूपिड ही है, मतलब राइट आंसर यही है, अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या अवॉइड करना है, यही करना है। बाकी आपको कंडक्टिंग रोल प्ले ये करना है, यूज़ पपेट्स ये भी करना है, ग्रुप वर्क तो 100% करना है। आगे बढ़ते, थीम्स
एंड सब थीम्स इन EVS सिलेबस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर स्टूडेंट। मतलब थीम्स और सब थीम क्यों सिलेक्ट किए गए वो पूछ रहा हो सिलेबस में। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड अ कॉमन इंटरफेस ऑफ इशू इन द साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा फॉर लर्निंग EVS इन इंटरेस्टिंग मैनर। तीसरा टू कंडक्ट एक्टिविटी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। चौथा टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमीडिएट इन्वायरमेंट। क्या लगता क्या राइट ऑप्शन होगा इसमें से, कमेंट करके बताइए। देखो ये वाला सबसे अप्रोप्रिएट है। कैसा? क्योंकि ये इमीडिएट इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको EVS का सिलेबस इंटीग्रेटेड किया गया है ना। उसमें थीम और सब थीम इसलिए डाले गए ताकि इन्वायरमेंट अब बच्चों को समझ में आ सके। इन्वायरमेंट, इमीडिएट इन्वायरमेंट जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट है वो समझ में आ सके, इसलिए थीम और सब थीम डाले गए इसमें। बाकी चीज़ें ये सब बाद में सेकेंडरी होती, असल में वही रीज़न है। Which of the following themes, sub-themes could be related to competency given below? Evaluate मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो दिए गए थीम्स है ना वो किससे रिलेटेड है ना। ये थीम और सब थीम कौन सी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं। इवोल्यूएट सजेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड मेंटल वेलबींग फॉर द पीपल हु फेस डिजास्टर एंड ट्रॉमा ऑफ लूजिंग वंस होम। मतलब वो क्या बोल रहा है, इवोल्यूएट करो और उसको सजेशन करो या काउंसलिंग करो, किसके लिए? मेंटल वेलबींग के लिए। उसके किनको? जो लोगों ने, जो पीपल ने क्या किया, डिज़ास्टर में अपना होम खो दिया, अपना घर खो दिया, ऐसे लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली ये शेल्टर से रिलेटेड है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटर्जी फॉर टीचिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन EVS कैन बी। कौन सी स्ट्रैटर्जी बहुत अप्रोप्रिएट है काय में कंजर्वेशन ऑफ वाटर के वास्ते? तो पहला है डिस्कशन, सर्वे एंड डिस्कशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सी स्ट्रैटर्जी है जिससे आप पढ़ा सकते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर? तो क्या स्ट्रैटर्जी होना चाहिए? डिस्कशन, ठीक है। सर्वे और डिस्कशन ज़्यादा अच्छा है। इंटरव्यू किसका लेंगे इसमें? एक्सपेरिमेंट का करेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। Which of the following experience is extremely important for learner to develop holistic understanding of environment? क्वेश्चन समझते हैं पहले। कौन सा एक्सपीरियंस, मतलब क्या आप कराएंगे बच्चों को, कौन सा एक्सपीरियंस देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा? किस लिए? होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट अच्छी तरह से समझ में आने के लिए आप कौन सा एक्सपीरियंस देंगे बच्चों को? कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस, हाँ एब्सोल्युटली। एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस नहीं। ग्लोबल टू लोकल, बिल्कुल नहीं। इंक्लूजन, ये भी नहीं। कंटेक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को उस कंटेक्स्ट में लेके समझेंगे, एक्सपीरियंस देंगे ताकि वो समझ जाए इन्वायरमेंट को। उसको वो कंटेक्स्ट में, मतलब उसकी एज, उसकी उम्र, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उसको बाहर लेके जाएंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे इन्वायरमेंट क्या है, उसके कंटेक्स्ट में लेकर समझाएंगे उसको। बच्चे छोटे रहते हैं, उनको बाहर लेके जाएंगे डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली विजिट कर लेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से कर लेंगे, एक्टिविटी के थ्रू कर लेंगे, वो सब बातें। EVS टीचर प्रिपेयर अ पीयर असेसमेंट रूबिक फॉर असेसमेंट ऑफ कोलैबोरेशन ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन? देखो रूब्रिक असेसमेंट के लिए जो डायमेंशन बनेगा उसमें से कौन सा पार्ट नहीं होना चाहिए? ठीक है, पहले पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, डिसएसोसिएशन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। आपको ग्रुप बनाना है, एसोसिएशन बनाना है, उनको अलग अलग नहीं करना है, एसोसिएशन करना है, बच्चों को एक साथ करवाना है। ये सब करवाने हैं, ये नहीं करवाना है, मतलब ये राइट आंसर है। क्योंकि नॉट पार्ट बोल रहा हूँ, नॉट पार्ट जो अच्छा पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस सोशो इमोशनल aspect along with cognitive development of children while celebrating festival related the themes of water themes के बारे में सेलिब्रेशन करते टाइम बच्चों को आप एम्पल अपॉर्चुनिटी देंगे काय के लिए, सोशो इमोशनल एस्पेक्ट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। कौन से थीम से रिलेटेड, वाटर। तो क्या करेंगे आप, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रिसाइट और सिंग फॉल सॉन्ग, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, सर्वे। पहले थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स पीपल एम्पल अपॉर्चुनिटी, किसमें से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों को काय के लिए, टू एड्रेस सोशो इमोशनल एस्पेक्ट अलॉन्ग विथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। मतलब किससे ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी बच्चों को ताकि वो एड्रेस कर सकेंगे सोशो इमोशनल एस्पेक्ट और उसके साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल रिलेटेड थीम ऑफ वाटर। मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे वाटर से रिलेटेड, तो कौन सी एक्टिविटी रहेगी जो उनको क्या करेंगी, एम्पल अपॉर्चुनिटी देंगी ताकि वो समझ सके सोशो इमोशनल एस्पेक्ट विथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आप इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रिसाइट सॉन्ग, सिंग फॉल सॉन्ग, मतलब बोल गीत गाने के लिए कहेंगे आप बच्चों को। एक्सपेरिमेंट कैसा करेंगे, पानी से रिलेटेड फेस्टिवल में इंटरव्यू लेंगे लोगों का, ये सर्वे करेंगे। अगर देखा जाए तो फेस्टिवल के हिसाब से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, या फिर सर्वे भी कर सकते हैं। बट बच्चों को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको ये सिंग और सॉन्ग गाएंगे, क्यों फॉल सॉन्ग, जो लोकगीत है जो हमेशा चलते आते वो गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Which of the following will be effective breaking the subject boundary related to problem concern in EVS? इफेक्टिव क्या रहेंगे नीचे से, इफेक्टिव जो बच्चों को जो ब्रेक डाउन करेगा, जो बाउंड्रीज है सब्जेक्ट के बीच में, है ना। कौन सी एक्टिविटी नीचे दी गई, कौन सी एक्टिविटी है जो ब्रेक डाउन करेगा सब्जेक्ट में की बाउंड्रीज, ठीक है, रिलेटेड प्रॉब्लम कंसर्न ऑफ EVS, ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चरशिप, फिल्म शो, ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल विल बी डेवलप बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन EVS क्लास। अगर आप क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो कौन सी प्रोसेस स्किल डेवलप होगी, ऐसा पूछ रहे हो, है ना। आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो कौन सी प्रोसेस स्किल डेवलप होगी बच्चों में, ठीक है। पहला है ऑब्जर्वेशन, रिमेंबरिंग स्किल बिल्कुल नहीं, विजुअल स्किल बिल्कुल नहीं, ये है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय टीचर व्हाइल ट्रांजेक्टिंग द EVS थीम इन क्लास। आप थीम से डील कर रहे हैं, बच्चों को आप थीम समझा रहे हैं, तो आपको कौन सी एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। पहला है ग्रुप डिस्कशन, बिल्कुल नहीं, ये तो पॉजिटिव है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये भी पॉजिटिव है। एम्फेसिस ऑन राइट आंसर बाय स्टूडेंट, उसके सही जवाब पे आप जोर देंगे, ये सब चीज़ें अवॉइड करो। बच्चों को बोलने दो, वो जैसा भी बोलना चाह रहे, हो सकता है वो गलत हो, एक्सप्रेस होने दो। विजिट कम्युनिटी प्लेस, ये तो बहुत सही है, तो राइट ऑप्शन ये है, क्योंकि नेगेटिव पूछा इसने, अवॉइड करना चाहिए। तो आपने क्या अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को सवाल राइट आंसर देना, मतलब बच्चों ने राइट आंसर ही देना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए आपने, ठीक है। नेक्स्ट, हो गया, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 30। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ, CTET की अगस्त में बैच, अगस्त की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस ले रहे हैं। 5 जून से नई बैच स्टार्ट हो रही है, जिसको भी ज्वाइन करना है तो काफ़ी कुछ कराते हैं हम लोग। रिज़ल्ट भी अच्छे हैं हमारे, 80% से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, अच्छे टीचर्स है, सारी बातें, अच्छे रिजल्ट है, 80% के करीब करीब रिजल्ट होते हैं हमारे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है और एड्रेस है, जिसको ऑफलाइन करना है वो एड्रेस पे आइए, ठीक है। और
इसको ऑनलाइन करना है तो कॉल कीजिए, ये नंबर पे कॉल कीजिए आप, ऑफिस में आपको सारी डिटेल बताई दी जाएगी, ठीक है। और साथ साथ बने रहिए, यूट्यूब पे तो बने रहिए, डेली कुछ ना कुछ नया करेंगे, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का 30 क्वेश्चन हमने डील करे, काफ़ी टाइम हो गया। कल मिलेंगे मॉर्निंग में फिर नए सब्जेक्ट के साथ। आपको नेक्स्ट कल या परसों मैप रीडिंग पे एक टॉपिक लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा। एक 15-20 मिनट में हम मैप रीडिंग करेंगे और आपको कम से कम 30 क्वेश्चन में से, ईवीएस के 30 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आएंगे आप सिर्फ आधे घंटे के लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दो, अपना ख्याल रखो, एंजॉय के साथ पढ़ो, बाय बाय।